नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 20 अप्रैल 2020 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 6 आइटम्स। डियर फ्रेंड्स, आइटम नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों जो हैं वो एक ही मेन आइटम के साथ जुड़ी हुई हैं। न्यूज़ आइटम ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बदलाव किए हैं। इसके ऊपर होम मिनिस्ट्री ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है एंड सेबी जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी स्कैन कर रही है। तो फोर्थ आइटम जो है ये ई कॉमर्स के साथ जुड़ी हुई है। फिफ्थ जो है ये फार्मर और खेतीबाड़ी और जो सेलिंग है उसके साथ जुड़ी हुई है। एक दो इसमें पॉइंट हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लास्ट में इंश्योर लेबर हाइजीन, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़े पहले उससे पहले डियर फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि स्टडी IQ ने मोबाइल एप्लीकेशन तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर हमने स्मार्ट कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। ये पर्टिकुलरली आपकी IAS की प्रिपरेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों को ये कवर करता है हमारा स्मार्ट कोर्स। EMI यानी कि इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड दी ऐप। ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है ऐप। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए डियर फ्रेंड्स चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि चाइना से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा उसको स्क्रीन किया जाएगा, यानी कि उसको मैग्नीफाइंग ग्लास एक प्रकार से उसकी स्क्रूटिनी की जाएगी, उसका एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद ही परमिशन दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेस नोट रिलीज़ की है, इसका नाम है प्रेस नोट 3 ऑफ 2021। इसमें FIIB कवर किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी कोई एक एंटिटी या फिर एक बिजनेस जो ओवरसीज़ दुनिया के किसी दूसरे देश में है वहाँ पर इन्वेस्ट किया और वहाँ से ये पैसे अगर भारत में आए तो भी गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन वाया दिस एग्जांपल। मान लीजिए कि ये चाइना की एक कंपनी है। चाइना की कंपनी ने UK की एक कंपनी में पैसे इंजेक्ट किए या फिर पैसे इन्वेस्ट किए और ये UK की कंपनी जो हैं वो इंडिया में अगर पैसे इन्वेस्ट करती हैं तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके पैसे यहाँ पर इस कंपनी में हैं। तो गवर्नमेंट को आपको बताना होगा और गवर्नमेंट जो है तभी आपको परमिशन देगी जब उनको लगेगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से चल रही है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ये जो मेजर लिया है ये इतना वाइड है। वाइड इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्टिंग जो वेंचर्स हैं उसको तो कवर करता ही है, इसके साथ साथ अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिनकी सब्सिडियरी यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई X नाम की कंपनी है। ये X नाम की कंपनी ओरिजिनली लेट्स से USA से है और इनकी एक ब्रांच जो है उनकी सब्सिडियरी मेन कंपनी जो है वो यहाँ पर है X। उसकी एक यूनिट आपका UK में है, एक यूनिट जो है वो चाइना में है लेट्स से, एक यूनिट जो है वो इंडिया में है। अब ये चाइना, फॉरगेट अबाउट चाइना राइट, मान लेते हैं कि UK और इंडिया में दोनों में ही हैं। अब चाइना जो है, चाइना के कोई इन्वेस्टर इस X में बहुत इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको इसका क्लैरिफिकेशन जो है वो देना होगा। So it will cover cases in which the direct investor may be from a country not covered but the ultimate investor is from चाइना। एक पूरा लिस्ट बाहर निकाला है राइट, जितने बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं अगर उनसे हमें FDI मिलता है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, जितने भी देश जिनके साथ भारत अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो इन सारे देशों से अगर FDI आ रहा है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के बिना आप FDI जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। The guideline will also be applicable to multi-layered transactions where there is Chinese investment at any level। जैसे मैंने वो UK वाला एग्जांपल दिया, तो मान लीजिए कि चाइना, फिर पैसे गए फ्रांस, फ्रांस से गए UK से गए लेट्स से USA से किसी और देश में गए और फिर अगर भारत में आते हैं तो भी आपको इसके बारे में बताना होगा। तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो वेंचर कैपिटल फंड्स वाले हैं तो उनको भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FIIB इसमें कवर किया गया है। गवर्नमेंट ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि गवर्नमेंट
प्रोहिबिट नहीं कर रही हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत रेगुलेट कर रही हैं। एक अच्छे शब्दों में गवर्नमेंट ने ये बताया है कि वी डोंट नीड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यू, ऐसा आप कह सकते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने क्लियरली नहीं बताया है, लेकिन हम चाइना से अब इन्वेस्टमेंट जो आएगा तो उसको रोकने की ही कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर होम मिनिस्ट्री जो हैं, उन्होंने जो मेन रीज़न दिया है, एंड दिस इज़ क्वाइट लॉजिकल रीज़न एज वेल, कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनकी जो वैल्यू है वो ड्रॉप हुई है, और जिनके पास पैसे हैं, खास करके चाइना एक ऐसा देश है जिनके पास बहुत पैसे हैं, तो व्हाट दे आर डूइंग इज़ ये हमारी जो कंपनीज जिनकी वैल्यू कम हुई है, लेट्स से कि एक कंपनी थी जिसकी वैल्यू थी 100 करोड़ रुपए, अब कोरोना वायरस की वजह से उनको लॉसेस हुए हैं। जब मार्केट खुलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बैक टू नॉर्मल होगी, तो हो सकता है कि ये जो कंपनी है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल ताकि आपको ये समझ में आए, तो 50 करोड़ इसकी वैल्यू हो गई, इतना बड़ा नुकसान हुआ, 50% जितनी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई। अब चाइना से कोई इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पर लेट्स से 50 करोड़ रुपीज़ में इसको पूरा ख़रीद लेंगे, या फिर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके धीरे धीरे ये सारी कंपनीज के वो मालिक बनते जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसको लेकर ही होम मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है वो इन सारे देशों से आएगा, नेबरिंग कंट्री से, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो एफडीआई में चेंजेस किए तो उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने बताया कि इसको स्ट्रिक्ट वेटिंग जैसे कि जो मैंने यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिखाया है वही होगा, कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाएगा। खास करके चाइना और हांगकांग से जो पैसे आएंगे उनको तो बहुत खास तरीके से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं हैं। पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो भारत सरकार ने 6000 जितने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को, जिसमें एफडीआई भी शामिल हैं, जो हांगकांग, यूके, चाइना, सिंगापुर, इन सारे देशों से जो आया है, तो उसको परमिशन हमने दी है। बहुत सारी ऐसी आइटम्स भी हैं जो ऑटोमेटिक रूट में है, जैसे कि टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेडिंग। तो ये सारी जगहों पर अगर ये सारे सेक्टर्स में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपको परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद जस्ट इन्फॉर्म ही करना है आरबीआई को कि हमने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, दैट्स इट। तो इतनी सारी छूट भारत सरकार ने दी थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो कंपनीज की वैल्यू डाउन हुई है, तो एक प्रकार से एक्विजिशन, भारत की कंपनीज जो हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश करेगी, और ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि कंपनीज की वैल्यू थोड़ी ड्रॉप हुई है, तो कंपनीज को टेक ओवर चाइनीज़ कंपनीज ना कर लें, तो इसको लेकर भारत सरकार ने ये रूल जो है वो निकाला है। दिस इज़ द रीज़न मैंने जो बताया कि हम नहीं चाहते कि यहाँ से हमें पैसे मिले, तो उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि हमारी कंपनीज जो हैं वो इस सिचुएशन में बिक ना जाएं। ये भी हो सकता है कि चाइना जो हैं उनके जो सिटीजन्स हैं उनको प्रायर रेफरल कैटेगरी में रखा जाए। पाकिस्तान, इराक, सूडान, नॉर्थ कोरिया और ईरान, यहाँ से आने वाले लोग जो हैं उनको प्रायर रेफरल कैटेगरी में रखा जाता है, तो उनकी जो वीज़ा की प्रोसेस है वो थोड़ी और ज़्यादा टफ़ होती हैं। तो हो सकता है कि चाइनीज़ नेशनल्स को भी हम उसमें रखें। चाइना को वैसे वहाँ के जो नेशनल्स थे उनके ऊपर बहुत सारे वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो बहुत ईजी कर दिए थे सरकार ने, लेकिन अब शायद इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फिर सेबी जो हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी कैपिटल मार्केट है उसका एक रेगुलेटर है, उसका एक वॉच डॉग है। तो सेबी ने ये बताया है, जो कस्टोडियन बैंक्स हैं उनको बताया है कि आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है तो उसको और उसके साथ जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसको और गहराई से सेबी जो है वो स्टडी कर रहा है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स, खास करके ये जो कस्टोडियन बैंक्स हैं वो कैसे काम करती हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक देश है, लेट्स से इंडिया, राइट, ये हमारा देश है, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको भारत में अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो एक एक व्यक्ति पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उसको बहुत सारी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो द बेस्ट थिंग व्हाट दे डू इज़, ऐसी बैंक्स होती हैं, ये बैंक्स लोन और ये सारी चीज़ें नहीं देती हैं, लेकिन इसको कहते हैं कस्टोडियन बैंक। तो आपके पास जो पैसे हैं वो आप इस कस्टोडियन बैंक को दे दीजिए, और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ तय की जाएगी। कस्टोडियन बैंक्स फ्री में काम नहीं करते, ऑफ कोर्स दे विल चार्ज यू, लेकिन ये पैसे जो हैं, वैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो कलेक्ट करते हैं, और ये पैसे वो फिर अलग अलग देशों में, अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं।
तो बाहर से जो पैसे आएंगे वो उस कस्टोडियन बैंक के नाम से आएंगे, लेकिन बैंक के पास सारी डिटेल होती है कि मिस्टर एक्स के कितने हैं, मिस्टर वाई के कितने हैं, मिस्टर जेड के कितने हैं। तो इस प्रकार से कस्टोडियन बैंक्स जो हैं वो काम करते हैं। वैसे कस्टोडियन बैंक्स बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी करती हैं, राइट, बहुत सारे डिविडेंड्स कलेक्ट करना, देना, एक्सेट्रा, ये सारी छोटी बड़ी दूसरे भी बिजनेस करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो उनको पता होता है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ अगर इन्वेस्ट उन्होंने किए हैं तो कितने लोगों के कितने कितने पैसे हैं उसमें। तो उनसे भी सेबी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सेबी हैज sought डिटेल्स ऑफ एफपीआईज हैविंग बेनिफिशियल ओनरशिप, खास करके बेनिफिशियल ओनरशिप यानी कि अगर पैसे पाकिस्तान, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, इन सारे देशों से आ रहे हैं, देन सेबी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, कि वो जो डिटेल्स है वो आप पास कीजिए। बेनिफिशियल ओनरशिप जो हैं वो बेसिकली 3 प्रकार से डिटरमाइन की जाती हैं। एक ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर हैं उसने फंड कॉर्पस में 25 या फिर 25% से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सेकंड इज़ कि वो जो व्यक्ति हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसी कंपनी में कंट्रोल कर रहा है या फिर सीनियर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 25% से उनका इन्वेस्टमेंट कम होता है, लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट है तो उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालकर, तो ओनरशिप डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो कंपनी है उसके मेन डिसीजंस में एक थोड़ी बहुत उनका वेट जो है वो चलता है। तो ये भी अगर चीज़ होगी तो भी इसको भी सॉर्ट आउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो करेगी। फिर बात करते हैं ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स कार्ड के बारे में। छोटी सी न्यूज़ आइटम है। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि भारत सरकार ने, इनफैक्ट 15 अप्रैल को भारत सरकार ने, टू बी प्रिसाइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह बताया था कि ई कॉमर्स कंपनीज और उनके जो व्हीकल्स हैं उनको ऑपरेट करने की छूट दी जाएगी। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल सारी आइटम्स जो हैं वो ऑनलाइन बेच पाएंगे 20 अप्रैल से। ये प्लान था कि चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। ई कॉमर्स कंपनीज में से आप कुछ भी ऑर्डर करें आपको मिल जाएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है और नॉन एसेंशियल गुड्स जो हैं वो ऑनलाइन अब नहीं बेचे जाएंगे टिल दिस लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन। और ये हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ने प्रिपरेशन कर ली थी, बहुत सारी कंपनीज़ ने, मज़दूरों की शॉर्टेज थी तो भी सारी चीज़ें मैनेज की थी, और बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिनको ऐसे ही किसी ने क्लॉक मंगाई है या ऐसी, दैट नॉन एसेंशियल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन थिंक अबाउट दोज पीपल जो घर से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, उनको किसी को कोई स्क्रीन चाहिए, किसी को कोई मॉनिटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, वेबकैम चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी बहुत सारे लोगों को जो घर से काम कर रहे हैं उनको भी, लेकिन अब उनको अनफॉर्चुनेटली ये नहीं मिल पाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि अगर इसको किया जाता, अगर नॉन एसेंशियल आइटम्स को भी अलाउ किया जाता, तो जो पूरा लॉकडाउन है उसका पर्पस ही डिफीट हो जाता, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता फिर लॉकडाउन का। तो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो सोचा है तो एक एनालिसिस के बाद ही सोचा होगा, तो वी शुड रिस्पेक्ट इट। लेकिन डेफिनेटली इससे एक झटका तो लगेगा इन सारे ई कॉमर्स प्लेयर्स को और सप्लायर्स को, एज वेल एज लोग इसमें जो काम करें उनको भी। फार्मर्स कनेक्टेड विथ बिग बायर्स। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने एपीएमसी के बारे में पहले बात की थी, राइट? एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। नाउ द थिंग इज, हमारे जो किसान हैं, हमारे भारत का जो किसान है, उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन द सेंस, इन ए बैड वे, राइट, एक बहुत ही वियर्ड चीज़ है, एक अजीब सी चीज़ होती है कि शायद ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जहां पर आप चीज़ें जो हैं वो रिटेल में ख़रीदते हैं और होलसेल में चीज़ों को बेचते हैं। मीन्स इट्स स्ट्रेंज, इज़न्ट इट? हमारे किसान जो हैं इलेक्ट्रिसिटी रिटेल प्राइस पे करते हैं, डीजल रिटेल प्राइस पे करते हैं, ट्रैक्टर अगर उन्होंने रेंट पर लिया है देन ही पेज रिटेल प्राइस ऑन दैट, जो दाने हैं रिटेल प्राइस, फिर जो फर्टिलाइज़र है उसके ऊपर रिटेल प्राइस। तो सारी चीज़ें रिटेल में ख़रीदता है और जो अपना सामान पैदा होता है वो उसको होलसेल में बेचना पड़ता है। उसमें भी ये है कि जो मिडल मैन है, ये एपीएमसी और ट्रेडर्स जो हैं
वही सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप जानते भी होंगे, भारत में रहने वाले लोगों को तो इसके बारे में पता ही है कि टमाटर अगर 10 रुपए के किलो मिलते हैं तो किसान तो मार्केट में, ये जो उनके ट्रेडर्स हैं, उनको तो ये 1 रुपये 2 रुपये में ही ये टमाटर प्रोवाइड करेगा। बाकी 1 2 प्लेयर्स आप बीच में ले लें तो वहाँ से फिर हमारे तक पहुँचते पहुँचते 10 रुपये हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाते हैं वो हैं ये मिडल मैन जो होते हैं, जो ये पूरी चेन में जो कस्टमर हैं फॉर एग्जांपल या फिर कंज्यूमर हैं, ये है फार्मर और ये हैं हम कस्टमर। तो इनके बीच में जो लोग हैं, जो स्टेप्स हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, राइट। कस्टमर को भी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं और किसान को ना के बराबर मिलते हैं। लॉकडाउन की वजह से अब डायरेक्टली कस्टमर जो हैं वो बायर्स के, खास करके जो बड़े बायर्स हैं, उनके कांटेक्ट में आए हैं, तो उनको पूरी कीमत मिल रही है। तो दिस इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल फेज फॉर फार्मर्स। एक लॉन्ग टाइम से जो हम चाहते थे कि डायरेक्टली हमारे किसान जो कंज्यूमर्स हैं उनको या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको अपना सामान बेच पाएँ, मिडिल मैन इसमें से चले जाएं, तो यही फ़िलहाल हो रहा है। तो एक बड़ा रिफॉर्म जो एक लंबे टाइम से हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। पॉलिटिक्स भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एपीएमसी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला जाता है। तो आई थिंक अगर ये चलता रहा तो फिर किसानों को भी एक प्रकार से एक सक्सेस का टच मिलेगा। और इवेंचुअली अगर किसान को उनका एक शेयर मिल जाता है, राइट, जो मिडल मैन कमाते हैं, अगर वो किसान को मिलेगा तो फिर चीज़ों की कीमत भी कम होगी, कस्टमर के लिए भी फ़ायदा होगा, जो पैदा कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ अ थिंग दैट वी शुड वर्क ऑन। इसके ऊपर गवर्नमेंट को, ये मीन्स एक माहौल बना है तो इसको मेंटेन करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, लेबर की शॉर्टेज है। पैडी यानी कि जो चावल है, उसको पैदा करने के लिए पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो पंजाब एंड हरियाणा राइस ग्रोइंग बेल्ट नहीं है। नेचुरली अगर देखें, हिस्टोरिकली अगर देखें, तो पंजाब हरियाणा जो हैं, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये पूरा एरिया, पूरा नहीं, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पर कहा है, तो ये जो एरिया है ये गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है। लेकिन थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसकी वजह से फिर बाद में चावल को भी पैदा करने लगे। तो पूरा पूरा साल जो है खेती जो है वो एक मशीन की तरह कि 24/7 365 डेज इसका उपयोग होने लगा। तो इसकी वजह से पानी जो है वो कम हो गया, यहाँ पर ग्राउंड वाटर काफ़ी कम हो गया, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना है तो आप केमिकल्स का भी ज़्यादा उपयोग करते हैं। इससे खेतीबाड़ी बर्बाद होगी। आपको पता होगा कि कैंसर ट्रेन चलती हैं, पानी ख़राब हो गया है, पोल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स। तो ये लेबर की जो शॉर्टेज हुई है, तो इसकी वजह से ये पैडी का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इससे पानी जो है वो बचेगा। तो दिस इज़ ए थिंग। तो ये दो खबर हैं। एक देखें तो अच्छी खबर है कि पैडी यानी कि ये चावल जो है इसके लिए हम पानी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी। इतना जो पानी, हमारी जो प्रैक्टिस है, एक पुरानी तरकीब जो है वो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम करते हैं। दिस इज़ नॉट हेल्थी फॉर आवर एनवायरनमेंट। एंड डियर फ्रेंड्स, आज की लास्ट जो खबर है वो है एक छोटी सी खबर है। खबर यह है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को आपको बताना होगा कि जो आपके लेबर हैं, जो मज़दूर हैं, उनका हाइजीन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। वो यहाँ वहाँ पान बीड़ी खाकर थूके नहीं, हाइजीन मेंटेन करें, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तभी आपको परमिशन जो है वो दी जाएगी। एंड दैट्स ए फेयर गेम, राइट। ये होना ही चाहिए ताकि एक नई सोशल हैबिट भी डेवलप हो, सोशल डिस्टेंसिंग, एक हाइजीन की भी हैबिट डेवलप हो और काम भी चलता रहे, और इनसे उनको सीख कर फिर दूसरे सेक्टर भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड टेक्निक कि आप डायरेक्टली जो ऑनर हैं उनको रिस्पॉन्सिबल कीजिए ताकि वो पूरी चेन जो है वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है वो निभाएंगे। तो दैट्स अ गुड स्टार्ट एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आपके लिए दो प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। एक फंड फॉर फंड्स जो स्टार्टअप के लिए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो बैंक है उसका नाम क्या है, और DPIIT जो है वो किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है।
And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.